नेक्स्ट रिएक्शन विद PCl5, ROH प्लस PCl5 RCl प्लस POCl3 बनाता है। कौन सी होती है रिएक्शन ये? SN2 पढ़ा है ना? हाँ SN2 होता है। PCl3 भी SN2 होता है। SOCl2 विदाउट pyridine SNI होता है। SOCl2 विद pyridine SN2 होता है। तो फिनॉल प्लस PCl5 करोगे तब भी मुझे क्लोरोबेंजीन बनेगा, मतलब सेम काइंड ऑफ हुआ रिएक्शन। OH रिप्लेस बाय व्हाट? Cl। तो फिनॉल का भी रिप्लेस हो गया बेंजीन क्लोरीन पे, बट मुश्किल होगा, ये हाई थोड़ी हीट करनी पड़ेगी यहाँ पे ज्यादा। OH को निकालना क्या होगा? मुश्किल। The yield of chlorobenzene is poor in above reaction due to following simultaneous reaction occurs। तो फिनॉल POCl3 के साथ रिएक्शन कर लेता है और ये बना लेता है। Reaction with NH3, phenols on heating with NH3 in the presence of ZnCl2 gives aniline। फिनॉल प्लस NH3 ZnCl2 हीट किया, मुझे क्या मिल गया? एनिलीन बन गया। OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप। OH को निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे? एक लुइस एसिड यूज कर लेंगे। लुइस एसिड यूज करने से क्या हो रहा है हमारा? रिप्लेसमेंट करना रिलेटिवली इजी हो जाता है। डेफिनेटली कौन सी मैकेनिज्म हो रही होगी इस यहाँ पे? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा होगा, हाँ है ना? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा होगा। तो नेक्स्ट है ESR और ES ऑफ फिनॉल। अभी पूरा पढ़ा है सीरियस, देखो पढ़ा है ना रिएक्शन ये? हाँ अगर हाँ पढ़ा है बेटा बिल्कुल। CS2 और CCl4 और CCl3 ये सभी क्या है, कैसे सॉल्वेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बिल्कुल अभी याद करना है। और वाटर कैसे सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट। याद करिए। तो जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो उसमें आयोनाइज हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएंगे, मोर एक्टिवेटेड बन जाएगी, और अटैक करना क्या होगा? इजी होगा। तो लुइस एसिड की जरूरत ही नहीं है। जब हम लोग फिनॉल लेते हैं तो लुइस एसिड की कोई जरूरत नहीं है। यूजिंग प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप, प्रोटेक्शन कर लिया। तो Br2 करोगे तो एक ही Br लगेगा। तो प्रोटोनेशन हाइड्रोलिसिस से क्या निकल जाएगा आपका? फिनॉल में क्या किया हमने? पहले एसाइलेशन किया, फिनॉल के OH पे एसाइलेशन किया, एस्टर बनाया, रिएक्टिविटी कम कर दी, फिर हैलोनेशन किया तो Br लग गए। Halogenation of phenol is not carried out in the presence of Lewis acid because Lewis acid Lewis base interaction takes place between phenol and Lewis acid। फिनॉल का लोन पेयर अटैक कर देगा AlCl3 पे और ये बन जाएगा। इसलिए फिनॉल पे हुडलक्राफ्ट रिएक्शन हम लोग यूजिंग AlCl3 नहीं कराते। सर वो ऊपर वाला एक बार बता दीजिए। कौन सा बेटा? मैं डिस्कनेक्ट। वो आपने बोला कि उसकी कोई जरूरत नहीं होती फिनॉल। हाँ, फिनॉल क्या है? फिनॉल खुद क्या है? एक्टिवेटेड है, नॉट हाँ कैरिंग Lewis acid because phenol is activated। In phenol, benzene ring is what? Activated। Benzene ring is activated। तो लुईस एसिड की जरूरत नहीं है, Br2 के बॉन्ड को पोलराइज कर देगा और Br अटैच हो जाएगी। जैसे अल्कीन याद है, अल्कीन प्लस Br2, हम लोग लुईस एसिड लेते थे क्या Br प्लस बनाने के लिए? नहीं। सेम सिचुएशन यहाँ पे, बेंजीन ज्यादा एक्टिवेटेड है फिनॉल के कारण, तो Br प्लस को खींच लेगा अपनी तरफ Br2 से। और अगर मुझे चाहता हूँ ऑर्थोपैरासिप बने तो ये मेथड भी कर सकते हैं, बिना उसके भी कर सकते हैं, Br2CS2 भी कर सकते हैं। यहाँ पे Br2 फिर यूज किया मैंने क्योंकि ये फिनॉल नहीं रहा। फिनॉल रहा क्या? नहीं। बट ऊपर हमने फिनॉल लिया तो Br2 यूज किया, AlCl3 यूज नहीं किया।
लुइस एसिड यूज नहीं किया, Fe और FeBr3। इप्सो सब्स्टिट्यूशन, ये आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट है। इप्सो पोजीशन किसको कहते हैं? अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ग्रुप जिस पोजीशन पे, उसी को इप्सो कहते हैं। इप्सो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? उस ग्रुप को निकालना और कुछ लगा देना। इप्सो का मतलब क्या है? सेम सब्स्टिट्यूएंट को, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसी को हटा के कुछ और लगा देना। तो डेफिनेटली जो हमने ऊपर जितने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़े वो सभी क्या है? इप्सो सब्स्टिट्यूशन है। OH को हटा के क्या लगा दिया हमने? NH2। क्लोरोबेंजीन से हमने क्या बना दिया? फिनॉल। वो सभी क्या थे? इप्सो सब्स्टिट्यूशन थे, है कि नहीं? हाँ। एक और रिएक्शन को लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे। क्लोरोबेंजीन थोड़ा यूनिक है, कुछ है नहीं इसमें वैसे तो। क्लोरोबेंजीन प्लस अमोनिया Cu2O, कोई लुईस एसिड जैसा ही है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये भी एंग्लिन बना लिया। आज एक रिएक्शन श्रेयस और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अभी ही याद कर लें तो बेटर है। अगर दो नाइट्रो लगे हुए हैं मेटा पोजीशन पे, हम यूज कर रहे हैं NH4HS। NH4HS और भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे रिएजेंट है, कोई भी सल्फाइड यूज कर सकते हैं। NH4SS अमोनियम बाइसल्फाइड, तो एक नाइट्रो रिड्यूस हो जाती है। तो क्या हो गया? सिलेक्टिव रिडक्शन। सिलेक्टिव रिडक्शन। तो मैंने सल्फर ही है रिड्यूस करने का काम कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा। सल्फर ही काम कर रहा है रिड्यूस करने का। NH3, तो NH4HS में N का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3। तो NH3 में -3 ही है, तो NH3 यूज नहीं हुआ। यूज किसने किसने किया? सल्फर ने किया। अच्छा, NH4HS को स्प्लिट करोगे तो किसमें स्प्लिट हो जाएगी? NH3 और H2S में। नो रिडॉक्स रिएक्शन। तो सल्फर इज मेन सल्फाइड इज मेन रिड्यूसिंग एजेंट। तो NH4HS, नॉट ओनली NH4HS, मैं पूरा लिस्ट लिख देता हूँ, इज suitable reagent where only one NO2 is to be reduced। ठीक है, ये दो रिएक्शन आपके लिए क्लास नोट में डाल दिया। जैसे मैंने कहा कि NH4HS इंपॉर्टेंट नहीं है, NH4HS जैसे और भी हो सकते हैं। NH4HS और NH4 ट्वाइस SX, इसको बोलते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड। पॉलीसल्फाइड हो गया, येलो अमोनियम सल्फाइड। O2 क्या होता है? OO। तो SX क्या होगा? SS टाइम्स हो जाएगा, और KHS और एनी सल्फाइड, कुछ भी सल्फाइड ले लेंगे, सल्फाइड ही काम आने वाली है ना।
KHS, K2S, कोई सल्फाइड ले लेंगे। तो सिलेक्टिव रिडक्शन का काम करता है इन स्टेजेस, मतलब फिर से करेंगे तो फिर से होगा, पर एक बार में एक ही करना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्शन का। ठीक है ना। तो एक दो नाइट्रो लगे हुए हैं, एक को रिड्यूस करनी है तो क्या यूज कर लेंगे, NH4HS या येलो अमोनियम सल्फाइड। मतलब SX क्या होगा, ऐसे ऐसे जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH4, और इधर भी क्या हो जाएगा, NH4। ये फॉर्म हो गया। इप्सो में क्या करनी है, displacement of one substituent by different substituent in aromatic ring is called ipso substitution। ऑलरेडी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। अब हमें इलेक्ट्रोफिलिक देखनी है। aniline and phenol on reaction with bromine water forms 2,4,6 tribromoaniline and 2,4,6 tribromophenol। In this reaction, even the electron withdrawing group like SO3H, COH, if present at ortho or para only, with respect to NH2 or OH, are also replaced with halogen atoms। इस एग्जांपल देखिए, Br2 वाटर लिया तो तीनों पे Br लग गए, एनिलीन में Br2 वाटर लिया तब भी तीनों पे लग गए। लेकिन साथ में अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप COH भी प्रेजेंट हो तो वो भी रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि CO2 क्या है, गैस है। हेलो, क्लियर है। SO3H भी रहेगा वाफिया तब भी निकल जाएगा। तो SO3H की जगह पे भी क्या लग गया, Br लग गया ना। और Br किस फॉर्म में लगा होगा, Br प्लस के फॉर्म में लगा होगा। Br किस फॉर्म में लगा होगा, Br प्लस के फॉर्म में लगा होगा, और SO3H निकला होगा। दीज आर व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इप्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फॉलो एग्जांपल्स आर फ्रॉम इप्सो सब्स्टिट्यूशन वाया ESR। तीनों पे लगा हुआ है, तीनों हट जाएंगे, Br लग जाएंगे। Above displacement occur only in alkaline or neutral medium but not in acidic medium। तो Br2CH3COH लिए तो आपका COH नहीं हटेंगे। Br2H2O, तीनों पे लग गए। यहाँ पे नहीं लगाना बेटा, एक ही पे लगाइए, ठीक है ना। हेलो, हाँ क्योंकि एसिडिक मीडियम ले लेंगे श्रेयस तो OH O- में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं, एसिडिक है तो O- बनेगा भी तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से। तो स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग रहेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग नहीं रहेगा तो फिर उसके चारों तरफ नहीं लगने वाले। क्लियर है। हेलो, क्लियर है। सिर्फ OH होगा तभी लगेगा ना। क्या बेटा, नहीं नहीं, एसिडिक मीडियम CH3COH ज्यादा एसिडिक है ना। हाँ तो अगर एसिडिक मीडियम रहेगा तो OH O- में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा ना। हाँ और O- में कन्वर्ट नहीं होगा तो बेंजीन एक्टिवेटेड नहीं हो पाएगी। हाँ एक्टिवेट नहीं हो पाएगी तो सब सारे रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएंगे। डन। हाँ नेक्स्ट, नाइट्रेशन with dilute NO3 at low temperature phenol yields a mixture of ortho and para nitrophenol। ठीक है, बट कॉन्सेंट्रेटेड लोगे, अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोगे जो जनरली यूज करते हैं कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क, रेगुलर रिएजेंट क्या है, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। इसका मिक्सचर क्या बोलते हैं, मिक्स्ड एसिड बोलते हैं। याद है, मिक्स्ड एसिड। या कॉन्क HNO3 लिया तो कॉन्क HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज द रिंग। तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है, बड़े अजीब से प्रोडक्ट कंपाउंड बनते हैं, तो 90% से ज्यादा होता है। तो पिक्रिक एसिड फॉर्म हो गया। पिक्रिक एसिड फॉर्म होने के बाद उसकी जो यील्ड देखा हमने वो क्या है, काफी कम है। तो पिक्रिक एसिड बनाने का मेथड नहीं है ये। पर स्टेट बोर्ड लेवल पे अगर क्वेश्चन आता है, प्रिपेयर पिक्रिक एसिड, कुछ नहीं करना है, फिनॉल लेनी है, कॉन्क HNO3 ले लेनी है, बन गया पिक्रिक एसिड। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग ऑफ फिनॉल, फिर से वही चीज, कॉन्क HNO3 ऑक्सीडाइजेस द एरोमेटिक रिंग and major properties due to oxidation and picric acid is formed in low end। Nowadays, picric acid is prepared by treating phenol first with conc H2SO4। जब conc H2SO4 अगर यूज कर लेंगे तो बेंजीन पे क्या लग जाएगा, SO3H लगेगा। हाँ
और SO3H क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स कम कर देंगे वो। तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स कम कर देंगे तो टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगी? बोलो, कम हो जाएगी। अभी क्या हो रहा था कि फिनॉल का जो OH था डोनेटिंग ग्रुप था, तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा। आर यू गेटिंग इट? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही तो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर बिकॉज दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स लेंगे वही तो लूज करेंगे, और जो लूज करेंगे वही ऑक्सीडाइज होगा, सिंपल। तो हमने पहले क्या किया? नाउअडेज पिक्रिक एसिड, ये एनसीईआरटी का कंटेंट है बेटा, फ्रॉम एनसीईआरटी। Picric acid is prepared by treating phenol first with Kong H2SO4. It converts it to phenol 2,4-disulfonic acid, दो बार करा दिया relatively high temperature पे, then with Kong HNO3 to get 2,4,6-trinitrophenol. Hence sulfonation is done before nitration to prevent the oxidation of ring as ring gets deactivated due to, लिख लेते हैं यहाँ पे, due to electron withdrawing nature of SO3H। तो Kong H2SO4 डाला तो ऑर्थो पैरा मिलेगा। ज्यादा कौन सा मिलेगा? डेफिनेटली पैरा मिलना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर भी पॉइंट है बेटा, वो नीचे बताता हूँ मैं। फिर उसको फिर से करोगे तो 2 लग जाएंगे। फिर कॉन्ग HO3 करोगे तो SO3H इप्सो सब्स्टिट्यूशन शो करता ही है, ऑर्थो पैरा पे प्रेजेंट है, निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? पिक्रिक एसिड। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में सिर्फ इंग्लिश लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक, हमने उसको रिएक्शन में दिखा दिया। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कैन कुड यू प्लीज राइट द रिएक्शंस रिलेटेड टू इट। हमने लिख दिया रिएक्शन आपके सामने। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, कॉन्ग H2SO4 यूज करिएगा। रूम टेम्परेचर पे मुझे क्या मिलता है? काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट। और हीट करने से, आपको याद होगा जो हमने नैप्थलीन में कराया था रिएक्शन सल्फोनेशन का, उसमें एक्सेप्शन बताया था। नैप्थलीन में सल्फोनेशन हाँ करते तो हाई टेम्परेचर पे क्या मिलता है? बीटा। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिले, काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड प्रोडक्ट। नाइट्रोसेशन, NaNO2 प्लस HCl, इनके मिक्सचर से NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। आई विल टेल यू हाउ इट विल फॉर्म, यहाँ यहीं पे समझा सकते हैं। NaNO2 प्लस HCl पहले क्या बनाएगा? HNO2, और HNO2 will react with H plus, slightly क्या होता है? HCl स्लाइटली क्या होता है? ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ये क्या फॉर्म कर लेगा? HO this, और ये निकल जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा? NO प्लस। डन? आसान है ना? हाँ कुछ है ही नहीं। और यही चीज यूज होती है डायज़ोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन में विशेष। सेम मेथड, डायज़ोनियम सॉल्ट के प्रिपरेशन में भी NO प्लस ही बनता है। और NO प्लस कहाँ लग सकता है? ऑर्थो पैरा पे। पैरा पे लगा, फॉर्म हुआ, उसमें टॉटोमराइजेशन कराया। अच्छा, मोनो ऑक्साइम ऑफ क्यूनॉन क्यों कहा? व्हाट इज क्यूनॉन? ऊपर ड्रॉ किया था। इसमें ऑक्साइम बनाए, ऑक्साइम बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सीलामाइन यूज करते हैं। क्या फॉर्म हो जाएगा? याद है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिखाया था। इसका ऑक्सीजन और यहाँ के 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और क्या फॉर्म कर लेगा? मोनो ऑक्साइम ऑफ क्यूनॉन। हेल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन।
Monohydric phenols, when treated with K2S2O8 in alkaline medium, converts into dihydric phenol. The new OH group is attached at para position. If para is not free, it is introduced at ortho position. K2S2O8, K2S2O8 वही है, H2S2O8 का सॉल्ट है, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट है, मार्शल्स एसिड। तो K2S2O8 OH माइनस लेंगे तो पैरा पे आएगा, अगर और पैरा ब्लॉक है तो क्या होगा, ऑर्थो पे आएगा। इसके बाद आता है रीमर टाइमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, वो सब पढ़ाया हुआ है आपको ऑलरेडी, पढ़ाया हुआ है ना सारे रिएक्शन ऑलरेडी। और भी 2-3 रिएक्शंस हैं जो कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपका फिनॉल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। डन यहाँ तक? तो कितने रिएक्शंस हमने कर लिया स्टार्टिंग से देखो। रिएक्शन विद न्यूट्रल FeCl3, एसिडिक नेचर, ऑक्सीडेशन, जिंक डस्ट, सिमिलर टू अल्कोहल में एस्टरिफिकेशन, इथरिफिकेशन, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद NH3। थर्ड कैटेगरी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हैलोजनेशन कर लिया, उसकी उसी के अंदर इप्सो सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। नॉट ओनली फिनॉल का पढ़ा, एनिलीन का भी पढ़ लिया। एनिलीन के साथ एक और एडवांटेज है, एनिलीन में अगर Br2 लेते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तब भी क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। तो बताओ श्रेयस, अगर एनिलीन में मुझे ऑर्थो पैरा चाहिए तो क्या करनी पड़ेगी पहले, उसको अमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताया था ऑलरेडी डिस्कशन के टाइम, मेथड भी याद है आपको, नाइट्रेशन का भी बताया था हमने, बताया था ना? हेलो, क्लियर है ना? इप्सो सब्स्टिट्यूशन के बाद नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन और नाइट्रोसेशन, एक और लास्ट एल्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ के रखिए, पूछते हैं टेस्ट में, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। मंडे तक आपका, मंडे को आप अल्कोहल का 45 पेज तक पढ़ के रखिएगा, 45 तक पढ़ पाएंगे, और 45 तक, 21 से 45 तक, क्योंकि 21 तक रिडक्शन ही जो हमने पहले ही कर लिया है, 21 से 45 तक, और 45 से श्रेयस 70 तक ऑक्सीडेशन है सिर्फ, ठीक है ना? 45 से 70 तक क्या है, ऑक्सीडेशन है। हाँ ठीक, ठीक है, चलिए। सर कल आपका कोई क्लास नहीं है? कल क्लास नहीं है बेटा। ओके सर। मैंने उनसे बात की है, संडे को आपका टेस्ट कितने बजे रहता है, 10 बजे रहता है ना? CET 10:30। हाँ सर। 10:30 to 1:30। तो आपको सुबह 7:30 उठने की आदत है ही, तो 7 o'clock रख लेंगे, कोई जरूरत पड़ेगी तो। उनकी भी क्लास, उनकी तो शेड्यूल ही अलग है। आपकी क्लास सिर्फ 7:30 to 9 मैथ्स होती है ना सुबह? नहीं, फिर हम कभी कल कल ना, सैटरडे, हाँ मैथ्स हाँ उनके साथ ही होता है। हाँ, उनका क्या होता है, उनका 7:30 to 1 o'clock तक क्लास है, फिर 1:45 to 2:45 दूसरा क्लास है, फिर 3 to 8 टेस्ट है। मतलब सुबह से रात तक जीरो आउटपुट, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे, आप थक रहे हैं सिर्फ। उनकी क्लास शिफ्ट कराई है। हाँ, उनको शायद ट्यूसडे को ये रहता है हॉलीडे। हाँ, तो ट्यूसडे को उनकी फिजिक्स भी शिफ्ट करा दी है, मैथ सर ले ही रहे हैं और केमिस्ट्री भी ले रहे हैं। तो किसी और दिन हम सैटरडे का जो सोचे थे हम लोग कंबाइन करके किसी और दिन कर लेंगे, संडे को मॉर्निंग में कर लेंगे, जो आपको उठने की आदत है ऑलरेडी, है ना? हाँ रख सकते हैं ना संडे को? हेलो, हाँ सर। तो ये संडे 7 को, कल नहीं, कल मतलब इस संडे को नहीं, इस संडे को नहीं बेटा, ठीक है ना? ये ऑलरेडी काम है अभी आपके पास,
ईथर और अल्कोहल खत्म करिए, अल्कोहल का मैंने बता दिया आपको, वहां तक कंप्लीट करिए। मैं कहा ना 45 to 70 तक ऑक्सीडेशन है, और सिर्फ ऑक्सीडेशन अगर आप मिनिमम इतना भी याद रखेंगे शेयर तो ये बहुत हेल्प हो जाएगी। इस पेज का भी शेयर किया ना मैंने ऑक्सीडेशन वाला, हाँ सर। हाँ सर किया है। इतना भी पढ़ लो, 1-2 पेज का ही है सिर्फ, 1-2 पेज में ऑक्सीडेशन है और फिर हाइड्रोलिसिस है, 1-2 पेज ही नहीं है, उस भी कम है, और फिर हाइड्रोलिसिस है अलग अलग कंपाउंड के, इतना तुम कर लें। अदरवाइज 45 to 70 तो है ही। एंड आपके बुकलेट का भी कीटोन अच्छा है, अल्कोहल अच्छा है, थ्योरी ठीक ठाक है, अच्छी थ्योरी है, बढ़िया थ्योरी है। देखो थ्योरी तो लिखा रहता है हर बुक्स में, पर पॉइंट थ्योरी का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी को कनेक्शन करना इंपॉर्टेंट। जैसे किसी एस्टरिफिकेशन को जैसे हमने आज पढ़ा कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो प्रोटेक्शन में यूज कर सकते हैं, एक्टिवेटिंग पावर कम करने में यूज कर सकते हैं, तो उन चीजों को यूज करना सीखना हमें क्लास में, यही सब एडवांटेज है क्लास में। चलिए, तो मंडे को आप सुनाएंगे 21 to 40 सिद्धांत सुनाएंगे। हाँ सर। रिएक्शन क्लियर हो गया बेटा? जो क्वेश्चन पूछा था आपने, S8 plus HNO3 will give H2SO4, एनसीईआरटी का सर रिएक्शन, देखा मैंने। एनसीईआरटी का रिएक्शन है, बैलेंस लिखिए, मोल मोल एनालिसिस अप्लाई करिए, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में। हाँ क्वेश्चन हमारे नॉलेज से ही आता है बेटा, बट वी आर केयरलेस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, हम कर नहीं पाते। या आपको डाउट आए सर रिएक्शन क्या लिखूं, तो यू शुड नॉट आस्क मी, यू शुड टेक द नोट्स। नोट्स आपके पास अवेलेबल है, नोट्स आपका जो अवेलेबल है वो किसी के पास अवेलेबल नहीं है, जान के रखिए। सारे नोट्स, काफी डिटेल नोट्स अवेलेबल है, बट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट, इसलिए ऐसी गलतियां होती हैं। चलिए ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।